वह गांव वाले सेठ की हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। सेठ धनराज अपने चौकीदारों के साथ दरवाजे पर आता है। यह क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? धनराज सेठ हर रोज किसान से वसूली करने के लिए बाजार आता था। आज भी वह अपने चौकीदारियों के साथ वहां पहुंचा। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह निर्दयी था और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। अरे रामू, सुना है इस बार फसल अच्छी हुई है, चलो मेरे हिस्से की वसूली करो। सेठ जी, इस बार बारिश ने धोखा दिया, फसल कुछ खास नहीं हुई। इस बार हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त तो तुम्हारे जैसे गरीब किसान के पास नहीं होता। रामू, मुझे आज ही भुगतान चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, थोड़ा और समय दीजिए, हम किसी तरह से आपकी रकम चुकाएंगे। कोई दया नहीं करता। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे खेत को जब्त कर लूंगा। रामू और सीता सेठ की धमकियों से परेशान थे। उसकी परेशानी देखकर मोहन उनके पास आए। रामू, इस सेठ ने हमारा जीवन नरक बना दिया है। हम सब इस अत्याचारी से कब तक डरते रहेंगे? मोहन, हम लोग गरीब हैं, सेठ के खिलाफ जाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब शाम का समय है। गांव की वृद्धा गंगा शंकर से गांव की समस्याओं पर चर्चा कर रही है। अरे शंकर बेटा, ये सेठ धनराज गांव के लोगों को लूट रहे हैं, कोई इसे रोकने वाला क्यों नहीं है? माँ, गांव के लोग डरे हुए हैं, लेकिन हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो इस अत्याचारी से छुटकारा पा सकते हैं। अरे बेटा, सच और इंसाफ से कोई ताकत बड़े नहीं हो सकती। हमें सेठ के खिलाफ खड़ा होना होगा। माँ, मैं गांव वाले को इकट्ठा करूंगा और हम सब मिलकर सेठ का सामना करेंगे। इस अत्याचार को खत्म करने का समय आ गया। गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। शंकर, गंगा, रामू, सीता और मोहन सेठ के खिलाफ योजना बनाते हैं। साथियों, अब और सहन नहीं, हमें इस अत्याचारी सेठ के खिलाफ लड़ना होगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ सत्य और न्याय है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने हमारी जमीन छीनी, हमारी मेहनत लूटी। अब समय आ गया है कि हमें उसे उसकी जगह दिखाएं। हाँ, अब और नहीं, हम सब मिलकर सेठ के अत्याचार को खत्म करेंगे। अगली सुबह गांव वाले सेठ की हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। सेठ धनराज अपने चौकीदारों के साथ दरवाजे पर आता है। यह क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ, हम तुम्हारे अत्याचार से तंग आ चुके हैं। अब और नहीं, अब से तुम्हारा शासन खत्म हो गया है। तुम लोग मुझे धमका रहे हो? याद रखना, मेरे पास ताकत है, मैं तुम्हारे सबके जीवन को बर्बाद कर सकता हूँ। सेठ, तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ किया तो अंजाम बुरा होगा। सेठ, अगर तुमने हमारे खेतों की और हाथ बढ़ाया तो यह गांव वाले छोड़ेगा नहीं। सेठ धनराज गांव वालों की आक्रोश से घबराता है और जानता है कि अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। वह अपने घमंड को छोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलती की है। मैं अब से किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। सेठ, अगर तुम सच में अपने किए का पश्चाताप करते हो तो गांव वालों को उनका हक लौटाओ और अपनी नीतियों को बदलो। मैं वादा करता हूँ कि
मैं सबके साथ न्याय करूंगा और अब से कोई भी अत्याचार नहीं होगा। और इस तरह गांव वाले अपनी एकजुटता और साहस से अत्याचारी सेठ को उसकी जगह दिखाने में सफल हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अब लोग मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो कोई भी अत्याचारी उसकी आवाज को दबा नहीं। सुनीता अपने घर के आंगन में बैठी हुई है और पास ही उसका पति रामू भी बैठा हुआ है। रामू अपने खेतों से थक कर लौट आया है और चाय की चुस्कियां ले रहा है। तभी सुनीता की सहेली मीना आती है। सुनीता, आज तो तुम्हारा घर का चाय का कप बड़ा खास दिख रहा है। हाँ, चाय तो खास होनी ही चाहिए जब आदमी आलसी हो और दिन भर बस सोने का ही काम करे। अरे तुम औरतों की बातें कौन समझे। दिन भर के काम के बाद थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए। राहत तो तब मिलेगी जब तुम कुछ और भी काम करोगे। सोच रही हूँ आजकल के जमाने में कुछ नया करना चाहिए। क्यों न तुम्हें बेच ही दूंगी। सुनीता का यह मजाक मीना को हंसा देती है और दोनों मिलकर रामू को छेड़ने लगती है। हालांकि सुनीता का यह मजाक मीना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जल्द ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव की औरतें चौपाल पर इकट्ठा होती है। गीता, जो गांव की मुखिया की पत्नी है, सबसे पहले सुनीता के मजाक की चर्चा करती है। अरे बहनों, सुनीता ने तो बड़ी मजेदार बात कही है। उसने अपने पति रामू को बेचने की बात कही है। क्या सच में? ये तो बड़ा मजेदार है। वैसे देखा जाए तो हम सबके पतियों में ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें अगर कोई खरीदने को तैयार हो जाए तो बेच ही देना चाहिए। गीता की बातें सुनकर गांव की औरतें सुनीता के मजाक को लेकर गंभीर हो जाती है। ये मजाक अब सिर्फ हंसी का विषय नहीं रहता, बल्कि सभी के दिलों में एक सवाल बनकर उभरता है। पंडित जी, जो गांव के धार्मिक मामलों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी नजर रखते थे, गांव के मंदिर में बैठे हैं। सुनीता और मीना मंदिर आती है और पंडित जी को वहां देखकर रुक जाती है। पंडित जी, सुना है गांव में मेरी बातें बड़े जोर शोर से चल रही है। मैं तो बस मजाक किया था। शिव शंभु, पैसा कम है प्रभु, हर हर महादेव। बिटिया, कुछ बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इस तरह की बातें समाज में गलत संदेश देती है। पंडित जी, ये तो बस हंसी मजाक था। हमें नहीं पता था कि लोग इसे इतना गंभीर ले लेंगे। हर हर महादेव। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात का असर गांव के बाकी लोगों पर भी पड़ना चाहिए। लोग इसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। पंडित जी की ये बातें सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका मजाक अब मजाक नहीं रहा था। वह समझने लगी थी कि समाज में कुछ सीमाएं होती है जिन्हें पार करना नहीं चाहिए। रामू को अब इस बात की भनक लग गई कि सुनीता ने गांव में क्या कहा था। वह अपने दोस्त मोहन के साथ इस बारे में बात करता है। मोहन, सुना है कि गांव में सुनीता ने कुछ ऐसा कहा है जो पूरे गांव में फैल गया है। क्या तुमने भी सुना है? अरे हाँ भाई, सुना है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। सुनीता ने बस मजाक ही तो किया है। मैं जानता हूँ कि सुनीता ने मजाक ही किया, लेकिन अब इस बात का असर हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे? रामू और मोहन की बातचीत ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया। रामू को यह समझ में आ रहा था कि एक छोटी सी बात ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। अगले दिन सुनीता ने तय किया कि वह इस मुद्दे को खुद ही सुलझाएगी। उसने गांव की सभी औरतें को चौपाल पर बुलाया और अपनी बात रखने का फैसला किया। बहनों, मैंने जो कल कहा था वह सिर्फ मजाक था। मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं था। मैं माफी मांगती हूँ अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुँची है। सुनीता, हमें पता है कि तुमने मजाक किया था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मजाक में भी नहीं कहना चाहिए। हाँ सुनीता, हमने तुमसे मजाक का हिस्सा बनकर भी समझा कि इस बात को कहने का कोई फायदा नहीं था।
सुनीता की माफी और मीना का समर्थन सभी को समझा देता है कि इस मजाक का कोई वास्तविक महत्व नहीं था। सभी औरतें सुनीता की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर उसे माफ कर देती है। अगले दिन रामू और सुनीता एक दूसरे के साथ बैठी हुई थी और इस घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुनीता, तुमने पूरे गांव में हलचल मचा दी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने साहस दिखाकर सबको सामने सच बता दिया। रामू, मुझे एहसास हुआ कि मजाक की भी एक सीमा होती है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से सोच समझकर ही बोलूंगी। सुनीता और रामू की रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। गांव में भी सब कुछ सामान्य हो जाता है। सुनीता की सीख सभी औरत के लिए एक प्रेरणा बनती है कि रिश्तों को मजाक का विषय नहीं मानना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हर बात को सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द दूसरों पर गहरा असर डाल